कि आने वाली नस्लों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप लोग अपना वोट इस बार जनाब अख्तरुल ईमान साहब के हवाले दीजिए, उनको जिताकर पार्लियामेंट जरूर भेजिए। सियासत से इसलिए जुड़े हुए हैं और खास करके MIM से जुड़ने का यही मकसद है कि बाकी पार्टियों ने हमारे साथ बहुत छलावा किया है। सर, बच्चे पैदा होने के वक्त सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद हमारे किशनगंज सीमांचल की, कौन सी चीज को बताऊं सर, हर चीजों को बोलने में हमें शर्मिंदगी आती है लड़ने के लिए, और इस इलाके को अधिकार दिलाने के लिए एक ही पार्टी मुझे नजर आ रही है, वो है MIM। ऐसा नहीं है कि जनाब अख्तरुल ईमान साहब MP बनने के बाद ये कोई चमत्कारी चीजें आएंगी, कुछ नया हो जाएगा, लेकिन जब ये पार्लियामेंट में जाएंगे तो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को, यहाँ के मसलों मसाइल को बेबाकी के साथ वहाँ रखने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर BJP का B टीम का तमका बहुत पहले से लग रहा है, इससे हम लोगों को अब फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। सच अवाम जानते हैं कि हक और सच क्या है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब की उनकी जो मिशन को, उसकी विज़न को, वो उनकी सोच को सब समझ रहे हैं। हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो बेबाक हो, इनकलाबी हो, जो अवाम की दर्द को समझे, और ख़ास करके किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की जो बेबसी है, जो लाचारी है, जो पसमानदगी है, जो गरीबी है, आज हम अपने ज़िंदगी जीने को तरसते हैं हम। और सबसे बड़ा बुज़दिल तो निकला दानिश अली कुंवर, सबसे बड़ा बुज़दिल इंसान तो वो निकला। अगर वो मर्द मुजाहिद होता तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलता, अंदर जरा सा भी गैरत बचा हुआ होता दानिश अली कुंवर के अंदर, तो अब तक वो इस्तीफा दे देता पार्लियामेंट के सदस्यता से। नेताओं से मिले, हर नेताओं से मिले, उन्होंने अपना दामन फैलाया कि मुझे किशनगंज हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच किशनगंज के लिए फंड दे दो। किसी ने नहीं सुना सर हमारा। हम आने वाले नस्लों को क्या जवाब देंगे कि हमने इन बेईमान पार्टियों के लिए हमेशा झंडा धोया है। अगर टिकट मिलती तो शायद आप चुनाव भी लड़ते, तो वो जो इरादा था कि मैं विधानसभा लड़ूंगा ठाकुरगंज विधानसभा से, तो वो दिल में वो है या फिर आप उस चीज़ को निकाल चुके हैं? हमारा यहाँ की अवाम का इस्तेहसाल किया, हमारे अधिकार के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, हमारे साथ बहुत छल हुआ है सर। BJP जो है ना, BJP पार्टी में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गुंडों की भर्ती कर दिया पूरी तरह से। हमारे किशनगंज में यकीनन अप्रोक्सीमेटली 80% मुस्लिम आबादी है, लेकिन बाकी जो मेरे हिंदू भाई लोग हैं, आज 80% के चक्कर में वो लोग बर्बाद हो रहे हैं, उनके बच्चों को भी सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। वोट का बंटवारा मत करो वरना BJP जीत जाएगा, ये BJP का डर दिखा दिखा के इन सेकुलर पार्टियों ने हमें बेवकूफ़ बना करके हमारे पूर्वजों से वोट लेने का काम किया है, हमसे वोट लेने का काम किया, लेकिन हमारे लिए विकास का काम नहीं किया। पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा बीमार अगर कोई एरिया है वो है सीमांचल का एरिया। हमारा किशनगंज के लोग बीमार हैं। आप एक मेडिकल कॉलेज दे देते, आप हेल्थ मिनिस्टर थे, आपने और जगह तो दिया। सीमांचल और किशनगंज वालों के साथ आप लोगों का क्या दुश्मनी है साहब? सिर्फ सीमांचल के लोगों की वोट चाहिए। वही कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फंड नहीं दिया। हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर में कई बार धरना प्रदर्शन किया। हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज के ब्रांच के लिए फंड के लिए गिराया। राहुल गांधी को जब केरल में जाकर के, वायनाड में जाकर इलेक्शन लड़ना पड़ता है, मुस्लिम लीग से गठबंधन करना पड़ता है, एक दिन MIM से भी उनको गठबंधन करने पे मजबूर हो जाएगा। इस बार भूल जाइए कि कौन पार्टियां किधर है, कौन गठबंधन क्या बना रही है, कौन इंडिया है, कौन NDA है, सब भूल जाइए। इस बार अपना एक एक कीमती वोट को जनाब अख्तरुल ईमान साहब के झोली में डाल दीजिए, उसको एक बार MP बना करके लोग पार्लियामेंट जरूर भेजिए। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDV लाइव। आज हमारे साथ जो शख्सियत है उसका नाम है असद इकबाल, जो कि राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और स्कूल लाइन से भी, शिक्षा क्षेत्र में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले वेलकम, शुक्रिया, खैर मकदम सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश सर कि आपने अपने KDV लाइव में आज की गुफ्तगू में मुझे शामिल होने का मौका दिया। हाँ, चूँकि हम लोग आज मैं इरादा ही करके आया था कि थोड़ा सा आपसे राजनीतिक चीज़ों पे थोड़ा सा आपसे राय ले ले, चर्चा कर ले, चूँकि उन चीज़ों से आप थोड़ा सा बच कर निकलना चाहते हैं, तो इजाज़त हो तो राजनीतिक चीज़ों पर चर्चा किया जाए। जी बिल्कुल सर, तैयार हूँ मैं आज। सबसे पहली बात तो यह है कि बारिश जिस तरह से, और अगर आप इस बरसात में लहरा चौक से अगर आपको पश्चिम पाली जाना हो तो उसके बाद क्या फीलिंग होता है, किस तरह की बातें निकलती हैं? ऐसा लगता है कि किशनगंज नेताविहीन हो गया है। लगता ही नहीं कि हमारे यहाँ सांसद और विधायक है, ना हमारे यहाँ का ड्रेनिंग सिस्टम सही है, और रोड का जो हाल है खास करके लहरा चौक से मरवाड़ी कॉलेज से लेकर के पश्चिम पाली तक, यकीनन लानत करने को मन करता है यहाँ के रहनुमाओं पर, यहाँ के नेताओं पर। आखिर कर क्या रहे हैं आखिर यहाँ?
मारवाड़ी कॉलेज एक शैक्षणिक संस्था है और काफ़ी नाम भी है उसका लोगों से, लेकिन उनके आसपास कभी खड़े होंगे ना तो बदबू आती है। जितनी गंदगी है नगर से हो या मौजूदा विधायक का भी घर वहाँ से दूर नहीं है, सांसद जी भी रहते हैं, कम से कम सौंदर्यकरण या साफ सफाई तो कर ही सकते थे ये लोग। यकीनन चाहिए था करने के लिए, नहीं कर रहे हैं। आखिर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं, मारवाड़ी कॉलेज के अगल बगल वाला एरिया को खूबसूरत नहीं बना रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। टिकट की बातें 2024 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो लगभग फाइनल सा होता हुआ दिख रहा है कि कौन लोग आएंगे। ऐसे में चूँकि 2019 में आप अख्तुल ईमान साहब के साथ थे, बल्कि साथ क्या कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया, तो इस बार भी वही है या नेता बदल लेंगे? नहीं नहीं, हम अपने पुराने घर में ही हैं। हमारा नेता, हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब अख्तुल ईमान साहब ही हैं। हालात देखिए, इंशाल्लाह बहुत ही हालात सादगार होते दिख रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस बार किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की अवाम जनाब अख्तुल ईमान साहब को पार्लियामेंट ज़रूर भेजेंगे। एक चीज़ है कि आप अख्तुल ईमान के कार्यकर्ता है, उनके मस्जिद के कद्दावर नेताओं में आपकी गिनती होती है, वो एक अलग बात है। हम ज़रा सा ये जानना चाहेंगे कि लोगों को भी लगा कि अख्तुल ईमान को वोट लोग क्यों करें। जैसे एक चीज़ होता है ना कि फ़लाने को वोट करना चाहिए, इस अच्छा होगा, तो मैं चाहूँगा कि क्यों करें उन्हें वोट। अख्तुल ईमान साहब को इसलिए वोट करना चाहिए कि अभी जो हमारा मौजूदा एमपी हैं, वर्तमान सांसद जी हैं, उनके एक्टिविटीज़, उनके क्रियाकलाप, उनके काम से हम किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अवाम ऊब चुके हैं। हो सकता है वो एक बेहतरीन इंसान है, पार्टी में उनकी अपनी अच्छी मजबूत पकड़ है, लेकिन हम अवाम को जो चाहिए, किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की अवाम को के दुख दर्द में, किशनगंज के डेवलपमेंट में, विकास में उनका जो जिस तरह से उनको करना चाहिए, कहाँ कहीं तो नज़र नहीं आ रहा है। किसी भी मुद्दे पे, किसी भी समस्या पे, किसी भी घटना पे कहीं नज़र नहीं आते हैं। हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो बेबाक हो, इनकलाबी हो, जो अवाम की दर्द को समझे और ख़ास करके किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की जो बेबसी है, जो लाचारी है, जो पसमानदगी है, जो गरीबी है। आज हम अपने ज़िंदगी जीने को तरसते हैं। हम सड़कों का हाल और तरह की हाल। ऐसा नहीं है कि जनाब अख्तुल ईमान साहब एमपी बनने के बाद ये कोई चमत्कारी चीज़ें आएंगी, कुछ नया हो जाएगा, लेकिन जब ये पार्लियामेंट में जाएंगे तो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को, यहाँ के मसलों मसाइल को बेबाकी के साथ वहाँ रखने का काम करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में किशनगंज के नक्शा को बताने का काम करेंगे। 2025 में आप उम्मीदवारी पेश किए थे आपने, 2020 में दिगर बैंक से, ठाकुरगंज विधानसभा से, लेकिन वहाँ टिकट के मामले में आप पीछे हट गए। अगर टिकट मिलती तो शायद आप चुनाव भी लड़ते। तो वो जो इरादा था कि मैं विधानसभा लड़ूंगा ठाकुरगंज विधानसभा से, तो वो दिल में वो है या फिर आप उस चीज़ को निकाल चुके हैं? देखिए, मेरे जो सियासी उस्ताद हैं जनाब अलहाज मौलाना असरउल्लाह कासमी रहमतुल्लाह अलैह, वो उनसे जब भी हम मिला करते थे, उनसे जब भी उनसे मेरी गुफ्तगू होती थी कि असद इकबाल, जब अगर इलाके में डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हो, इलाके को बदलना चाहती हो, तो तालीम के साथ साथ हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी होना पड़ेगा। हर घर में तालीम का चिराग जलाना होगा और हर घर में तालीम पहुंचाना होगा और उसके साथ साथ हमें सियासत में हमारी भागीदारी हो, सियासत में हम मजबूत कैसे हों, क्योंकि बड़ा से बड़ा काम जब आप करने के लिए जाओगे तो आपका पॉलिटिकल पावर चाहिए वहाँ। तो इसलिए मैं 2020 में अपने आप को एमएलए का यकीनन उम्मीदवार पेश किया था अपने पार्टी के जानिब से, लेकिन पार्टी आलेकमान ने मुझे टिकट नहीं दिया। शायद उन लोगों को, उन लोग का जो फैसला हुआ मैंने उसको माना। मैं पार्टी में कल भी था, आज भी हूँ। इंशाल्लाह आगे भी जनाब अख्तुल ईमान साहब के क़यादत में मजबूती से काम करने के लिए तैयार हूँ। आपने कहा कि अगर हम मजबूत होना चाहते हैं और मजबूत होना चाहते हैं तो हमें पॉलिटिकली से जुड़ना पड़ेगा, यानी पॉलिटिकली इसमें आना पड़ेगा। तो क्या पॉलिटिकली से जुड़ने के लिए एमआईएम ही क्यों, कांग्रेस भी है, राजद है, जदयू है और दीगर पार्टियाँ हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं, जुड़कर हम पॉलिटिकली ताकत बना सकते हैं। देखिए, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी लेकिन मैंने अब तक, जब मैं अपने होश जब से संभाला, जब से मैं यहाँ की सियासत को समझने लगा हूँ, यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ है ना, मतलब
कुछ ना कुछ गठबंधन बनता है हमेशा, कभी महागठबंधन, कभी गठबंधन, इस तरह के गठबंधन ये लोग इलेक्शन के टाइम पे अपनी मुफाद के खातिर ये पार्टियां बनाती है। कभी वो लोग बीजेपी के साथ आते हैं, कभी बीजेपी को छोड़ करके फिर और सारी पार्टियों में चले जाते हैं, तो यहाँ फिर ये एकदम एक नंबर का सेकुलर हो जाते हैं। और इन पार्टियों ने पिछले आज़ादी से लेकर के अब तक इन पार्टियों ने इस इलाके को अपना चरागाह बना के रखा, हमारा यहाँ की अवाम का इस्तेहसाल किया, हमारे अधिकार के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, हमारे साथ बहुत छल हुआ है सर। और क्योंकि चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, किसी ने भी सीमांचल, खासकर सीमांचल किशनगंज की तकदीर तस्वीर बदलने में अपनी भूमिका नहीं निभाई। एक अदना सा एक सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच किशनगंज में बनना था, उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करके हमारे किशनगंज नहीं पूरे सीमांचल और बंगाल के लोगों ने मिल करके सरकार से तो ज़मीन ले लिया, लेकिन फंड तक नहीं आज तक मिल पाया। आज बिहार में महागठबंधन की सरकार है, हमारे चारों एमएलए सर महागठबंधन के हैं, सांसद भी महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन आज देखिए हमारे यहाँ पुल सही से नहीं बन रहा है, हमारी सड़कें अच्छी नहीं हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंड लेके नहीं आ पा रहे हैं, जो हमारी सरकारी कॉलेजेस हैं उनका भी हालात इतनी अच्छी नहीं है, और जितने भी हाई स्कूल्स हैं उसमें टीचर्स नहीं हैं। और ये सरकार दावा कर रही है कि हम बेहतरीन शिक्षा देंगे, हम शिक्षा में गुणवत्ता लेके आएंगे। आज हमारे बच्चों को, आज जो हमारे जो बच्चे जो किशनगंज से बाहर जाके शिक्षा ले रहे थे 11-12 में और अपना एडमिशन यहाँ होती थी, अब उनको क्या किया कि अपने गांव के हाई स्कूल में उनका नाम क्योंकि वहाँ है और वहाँ 75% अटेंडेंस कर दिया। बताइए गांव में कौन ऐसे टीचर्स हैं जो उनको वहाँ ट्यूशन देके 11-12 का उनको मैथ साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा सके, उनको अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगा? ना सरकार अच्छे शिक्षक की बहाली कर रहे हैं और ना वो बच्चों को कहीं बाहर जाने दे रहे हैं। तो बताइए कितनी साजिशें हो रही है हमारे साथ। इन साजिशों के खिलाफ लड़ने के लिए और इस इलाके को अधिकार दिलाने के लिए एक ही पार्टी मुझे नजर आ रही है, वो है एमआईएम। इसलिए मैं 2015 से ही एमआईएम का दामन थामा हूँ कि बाकी पार्टियों को तो हमने देखा, मेरे आबा व अजदाद ने देखे, मेरे पूर्वजों ने देखा, किसी ने हमारी हालात नहीं बदली, किसी को हमारे तकलीफों को एहसास नहीं हुआ, हमारे दर्द ने किसी ने महसूस नहीं किया। लेकिन वाहिद शख्स हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमेशा मजलूमों की बात करते हैं, पसमानदगों की बात करते हैं, पिछड़े लोगों की बात करते हैं, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो मैं सोचा कि नहीं, जब तक जिंदा रहना है तो शेर की ज़िंदगी जीना है। और एक मर्द मुजाहिद है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जब वो बोलते हैं तो बाकियों को बाकी जगह सन्नाटा छा जाता है और बाकियों को सुनना पड़ता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मुझे याद आया कि हाल ही के दिनों में बीजेपी का जो रमेश विधूरी जो सांसद है वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि जिन शब्दों का उच्चारण किया गया है, चूँकि ऑन द कैमरा उन शब्दों का बोलना सही नहीं होगा, लेकिन सुन सभी ने रहा है, समझ सभी रहे हैं। जिस तरह की भाषा का एक सड़क छाप आदमी, एक गुंडा मवाली जिस तरह से धमकी देता है, जिस तरह की बात करता है, उस तरह की भाषा एक संसद भवन में इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इन तमाम चीज़? बीजेपी जो है ना, बीजेपी पार्टी में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गुंडों की भर्ती कर दिया पूरी तरह से, पूरी दबंगई में बीजेपी पार्टी आ गई है और हमेशा उनका इतिहास भी रहा है। और वो लोग दबंगई और गुंडागर्दी की बुनियाद पर सियासत पे आया है, इक़्तिदार में आया है और यहाँ चाह रहे हैं कि लोगों को डरा धमका के, आपस में लड़ा के, हमारी हिंदुस्तान की जो एकज़हती है, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया सर, उनको तार कर दिया, उनका खात्मा कर दिया मुल्क में। ये बीजेपी पार्टी आकर के आज वो भी उनकी सरकार है और उन्हीं की बीजेपी पार्टी का ये सांसद है, वो कौन, उसका नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। और सबसे बड़ा बुज़दिल तो निकला दानिश अली कुंवर, सबसे बड़ा बुज़दिल इंसान तो वो निकला। अगर वो मर्द मुजाहिद होता तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलता, भिदूरी की औकात दिखा देता। लेकिन उसको समझदारी का नाम दे रहे हैं लोग। समझदारी क्या साहब, और भी जितने भी सेकुलर पार्टियां जो अपना चोला पहन के हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। कहाँ क्या हो रहा है? आज तक भिदूरी का कुछ नहीं हुआ, उनका अब तक सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए था। अगर इसके अंदर जरा सा भी गैरत बचा हुआ होता दानिश अली कुंवर के अंदर, तो अब तक वो
इस्तीफा दे देता पार्लियामेंट के सदस्यता की से। पार्टी जो मायावती के वो भी खुल करके इस मामले में अपने साथ नहीं आएगी सर, यही तो मैं कह रहा हूं कि हमारी तकदीर बदलने के लिए, हमारी तस्वीर बदलने के लिए कोई सात समंदर पार कोई नहीं चल के आएगा, या आसमान से कोई फरिश्ते उतर के नहीं आएंगे। हम ही इनमें से असद इकबाल या रमीज रजा हो या आगाज हो या मिस्कात हो, इन्हीं में से उठना पड़ेगा, या संतोष हो या परनब हो, किसी को भी आगे आना पड़ेगा और इस किशनगंज की बदहाली को दूर करना होगा। देखिए सर, मैं किशनगंज, आज हमारे किशनगंज में यकीनन अप्रोक्सीमेटली 80% मुस्लिम आबादी है, लेकिन बाकी जो मेरे हिंदू भाई लोग हैं, आज 80% के चक्कर में वो लोग बर्बाद हो रहे हैं। उनके बच्चों को भी सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। आज सड़कें नहीं है तो सब कोई परेशान है। आज हमारे यहाँ रोजगार नहीं है तो सबको, हमको रोते हुए हमारे यहाँ के लोग जब किशनगंज रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं और ट्रेन में बैठते हैं, उनकी आंखों देखने लायक होता है, आंसू पूछते हुए वो हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में जाते हैं और अपने रोजी रोटी का मसले का हल करते हैं। एक चीज सीमांचल की तो नहीं, मैं किशनगंज की बात करूंगा। जो मैंने नोट किया है कि हर चुनाव में जितने मुद्दे हैं ये 1, 2, 3 माह, साल भर पहले चलते हैं और आखिर में एक ही चीज को भुनाया जाता है, जिस पर बात होना बेहद जरूरी है हमारे उन वोटरों के लिए जो मोबाइल से भी शायद दूर होंगे। खैर आजकल तो बहुत कम लोग होंगे जो दूर होंगे, जो बहुत ही अपने काम से मतलब रखते हैं। उन्हें एक डर दिखाया जा रहा है कि फलना वोट नहीं देवो तो फलना जीते, या फलना नहीं देवो तो बीजेपी जीत जाएगा। नहीं, डर दिखाया जा रहा है कि नहीं तो बीजेपी जीत जाएगा, और बीजेपी जीत जाएगा इसका मतलब कि हम किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरों को वोट देते हैं, अपना रहनुमा बना देते हैं। सर यही तो दुर्भाग्य रहा है अब तक यहाँ का जो इलेक्शन हुआ है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा का हो, हमेशा बीजेपी का डर दिखाया गया है सर, कि वोट इधर उधर मत करो, डर कैसे वोट का बंटवारा मत करो वरना बीजेपी जीत जाएगा। ये बीजेपी का डर दिखा के इन सेकुलर पार्टियों ने हमें बेवकूफ़ बना करके हमारे पूर्वजों से वोट लेने का काम किया है, हमसे वोट लेने का काम किया, लेकिन हमारे लिए विकास का काम नहीं किया। आज बताइए, पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय श्री तेजस्वी यादव जी ने आकर के किशनगंज की किसी सभा में आकर के उन्होंने कहा कि आप मुझे वोट दीजिए, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सीमांचल डेवलपमेंट आयोग बनाएंगे, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। जनाब आपकी सरकार है साहब, आप माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने से आपको कौन रोक रहा है? आप हेल्थ मिनिस्टर हैं। पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा बीमार अगर कोई एरिया है वो है सीमांचल का एरिया। हमारा किशनगंज के लोग बीमार हैं, आप एक मेडिकल कॉलेज दे देते, आप हेल्थ मिनिस्टर थे, आपने और जगह तो दिया। सीमांचल और किशनगंज वालों के साथ आप लोगों का क्या दुश्मनी है साहब? सिर्फ सीमांचल के लोगों की वोट चाहिए। आपके विधानसभा में काम दिया गया है भेरवरी खरखरी। सर ये तो भेरवरी खरखरी, ये इस पुल के लिए काफ़ी जद्दोजहद किया गया था, पिछले कई सालों से जद्दोजहद चल रही थी, यकीनन उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब पुल का भी टेंडर बनना बाकी है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द टेंडर बने, पुल का काम हो। यकीनन जो ये पुल, आप जब भेरवरी खरखरी की बात लेके आए ना सर, जब मैं विधानसभा चुनाव का जब प्रचार में गए हुए थे तो मैंने वहाँ की आवाम से कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूँ ना लड़ूँ, इलेक्शन जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन मैं इस मुद्दे को लेकर के आपका आगे बढ़ूँगा। क्योंकि मैंने जब उस एरिया में जब घुमा, घर घर गली गली आंगन आंगन गया, लोगों को यकीनन बहुत परेशानी है सर। उस एरिया में एक भी पेट्रोल पंप तक नहीं है, उस एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है सर। उस किशनगंज से महज 25 से 30 10 से शायद 15 से 18 किलोमीटर की दूरी किशनगंज हो सकता है, वहाँ से जैसे खारूदर पंचायत की दूरी। लेकिन उन लोगों को सर 70 से 75 किलोमीटर घूम करके जिला हेडक्वार्टर पहुँचना पड़ता है। उन लोगों की जब दर्द को देखा ना, मैं यकीनन बहुत मुझे तकलीफ़ हुई। और मैं उस वक्त से इस मुद्दे को, आप शायद सोशल मीडिया में भी सुने होंगे, देखे होंगे, मैंने भेरवरी खरखरी पुल का मुद्दा इलेक्शन पीरियड से ही मैं उठा रहा था। उसके बाद जब इलेक्शन में मुझे टिकट नहीं मिला, फिर मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, उसके बाद भी मैंने वहाँ के जो लोकल नौजवान साथी सब है उन लोगों से इस तरह का गुफ्तगू करने लगा कि इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए। फिर उस मुद्दे को लेकर के भी हम लोगों ने वहाँ के लोकल, वहाँ के अगल बगल के जितने भी पंचायत के नौजवान हैं, वहाँ के बुद्धिजीवीगण हैं, वहाँ के मतलब प्रतिनिधिगण, सब मिल करके हम लोगों ने एक बहुत बड़ा धरना दिया था सर। और शायद हाँ, बहुत चर्चित हुआ था। और देखिए कम से कम फिर बीच में अभी हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब आए, उसके बाद माननीय तेजस्वी यादव जी ने ऐलान कर दिया। चलिए इसके लिए उसका धन्यवाद। भेरवरी के लिए कहा जाता है कि असद साहब जो चल रहे थे पानी में, जिसे हम लोगों ने भी इसका कवरेज किया था। बहरहाल मेरी जहन में एक बात थी, किशनगंज में बहुत सारे विधानसभा हैं, बहादुरगंज, कोचाधामन,
ठाकुरगंज, किशनगंज, और उनमें से आपका जो ठाकुरगंज विधानसभा है, अगर हम फ्रंट लाइन की नेताओं की गिनती करें तो दिगल बैंक के नेताओं को हम उंगलियों में गिन सकते हैं। 8-10 के अलावा बड़े वो चेहरे नाम नहीं है जिसको कि हर कोई जानता होगा। एक पॉलिटिकल एतबार से भी बहुत कम चेहरे वहाँ पर उभर के आते हैं। क्या कहेंगे कि मैंने सबसे कम अगर कहेंगे कि जो बड़े चेहरे उभर कर आते हैं वो आपका ठाकुरगंज विधानसभा है? देखिए सर, हमारा बड़े चेहरे हो सकते हैं लेकिन सिर्फ चेहरे ही बन के रह गए। ठाकुरगंज विधानसभा की तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सका। और बड़ी दुर्भाग्य है कि हम लोग सिर्फ चेहरे देख करके ही यहाँ वोट देते हैं, लेकिन हमारा तो कोई चेहरा नहीं है सर, ना हमारे पीछे कोई खड़ा है। हमारे ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बैकग्राउंड बहुत पॉलिटिकल हम बैकग्राउंड से हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हैं। हमारी तो ऐसी नहीं है। हम किसके नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे? मेरा फादर तो पूर्व विधायक नहीं है, पूर्व मंत्री है नहीं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने दम पे, अपनी सलाहियत के बुनियाद पे अवाम के बीच में जाएं, अवाम से गुजारिश करें, उनसे दरख्वास्त पेश करें कि हम आपके खिदमत करना चाहते हैं, इस इलाके की हालात और तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं। मैं कोई किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, एक अदना सा किसान का बेटा हूँ। किसान के दर्द को समझता हूँ क्योंकि अपने हाथों से खेती किया है। इस इलाके की हालात के दर्द को बड़ी नज़दीकी से महसूस कर रहा हूँ। इसलिए सियासत में मैं दिलचस्पी रखता हूँ, इंटरेस्ट रखता हूँ कि अगर मौका मिला, ठाकुरगंज विधानसभा की अवाम की खिदमत करने का मौका मिला, इंशाअल्लाह पूरी तवानाई के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ उसका खिदमत करूँगा और इंशाअल्लाह ठाकुरगंज विधानसभा की तकदीर और तस्वीर जरूर बदलूँगा अगर मुझे कभी मौका मिला। मंच में, कई मंचों में मैंने आपको देखा है और आपका प्रोग्राम भी कवरेज किया है हमने। आप जिस नेता को सपोर्ट करते हैं, अख्तुल ईमान साहब, वो भी जब बोलते हैं तो माशाल्लाह लोगों को सुनना पड़ता है और उनकी आवाज़ में भी एक तासीर दी है अल्लाह ने। उसकी एक झलक अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं आप में भी दिखता है। शायद मुझे तो नहीं लग रहा है सर कि मैं कोई अच्छा स्पीकर हूँ। बस कोशिश करता हूँ, इलाके की दर्द को बोलने की कोशिश करता हूँ, तरफ जाता हूँ। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई के ज़माने में जब स्कूल जाना पड़ता था ना सर, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। उस वक़्त में भी सिर में, जब हम लोग हॉस्टल में होते थे ना, मूढ़ी का बोरा सिर में लेकर के 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक चलना पड़ता था। सड़कें नहीं थी, बहुत कम रिसोर्स में हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को जिया है। तो चाह रहे हैं कि हमने जिस तरह से भी तालीम हासिल किया है, लेकिन आने वाले नस्लों को बेहतरीन तालीम कैसे दिया जाए। जब किशनगंज से तालीम हासिल करके दिल्ली की सरजमी पे गया, जब वहाँ के कॉलेज में पढ़ाई की, फिर जॉब के लिए गया, किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है उन्होंने बहुत ही नज़दीकी से देखा है सर। इसलिए हमने आकर के जब 2014 में मैंने रिटर्न हुआ यहाँ से, तो यहाँ से तालीमी इदारों का खोलने का मैं एक सिलसिला शुरू किया, जिसके आप लोग शाहिद है, गवाह हैं। बस मेरी एक ही मकसद है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी जिस्म में सांसें हैं, दम है मुझ में, जब तक मैं इलाके के लिए, तालीम की फ़रोग़ के लिए, तालीम की तरक्की के लिए और इस इलाके को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी खिदमत का अंजाम दूंगा। यही मेरा ख्वाब है और सियासत से इसलिए जुड़े हुए हैं और ख़ास करके MIM से जुड़ने का यही मकसद है कि बाकी पार्टियों ने हमारे साथ बहुत छलावा किया है। चलिए ठीक है असद साहब, आपने कहा कि हमारा इलाका बहुत पीछे है। दिस डे तमाम तरह सेकुलर पार्टियों को आपने निशाना भी बनाया। इंडिया गठबंधन है एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी तीसरे फ्रंट की बात कर रहे हैं। क्या नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएंगे? आप किन के वोट काटेंगे? सेकुलर पार्टियों के वोट काटेंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या रोल क्या रहेगा 2024 में? देखिए, यकीनन ये जो आप बोल रहे हैं ये बेबुनियाद है। ये हम पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बी टीम, बीजेपी का बी टीम का तमगा बहुत पहले से लग रहा है। इससे हम लोगों को अब फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। सच अवाम जानते हैं कि हक और सच क्या है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब की उनकी जो मिशन को, उसकी विज़न को, वो उनकी सोच को सब समझ रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, खास करके मैं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की अवाम से, कि एक मजबूत लीडर को चुनिए, एक बेबाक और एक ऐसे इंसान जो हमेशा अवाम के लिए लड़ा हो। बिहार विधान जानना चाहिए क्यों मस्जिद को ही क्यों चुने लोग, क्यों? क्योंकि हमने कांग्रेस को वोट देके देखा है सर। पिछले आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस को ही हम लोगों ने वोट देके देखा है। वही कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फंड नहीं दिया। हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर में कई बार धरना प्रदर्शन किया। हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज के बयान के लिए, फंड के लिए गिराया हमारे मरहूम मौलाना असौल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कई
कई नेताओं से मिले, हर नेताओं से मिले, उन्होंने अपना दामन फैलाया कि मुझे किशनगंज हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच किशनगंज के लिए फंड दे दो। किसी ने नहीं सुना सर हमारा। आज तो हम बीजेपी तो जानते हैं कि बीजेपी हमारा डायरेक्ट दुश्मन है, वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ सियासत करते आ रही है, उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन वो कांग्रेस जिसको हम अपना हर कुछ मान के आए, हमारे आबा व अजदाद ने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी जान निछावर कर दिए, और हमेशा किशनगंज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। क्या दिया किशनगंज को उन्होंने? सर कांग्रेस की सरकार थी सर, यूपीए 2 की सरकार थी। हम गवाह हैं सर, हर नेताओं के पास गए हैं वहां कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज का फंड दे दीजिए। जब वो हमारे यहाँ फंड नहीं देती थी सर, ऐसी पार्टी के लिए हम क्यों हम उसके लिए फिक्रमंद हो? किसको, बीजेपी को वोट नहीं दे सकते हैं? यही आरजेडी की सरकार रही ना, कई बार रही ना, ये आरजेडी जदयू ये लोग मिल के तो हमेशा इन लोगों की सरकार चलती है, कभी ये इस पार तो कभी वो उस पार। क्या दिया है सीमांचल को, किशनगंज को क्या दिया? आज हमारे बच्चे बदहाल बेहाल, हमारे यहाँ के लोग बेरोजगार, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा, हमारा पर कैपिटा इनकम हमारा सबसे कम। सर बच्चे पैदा होने के वक्त सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद हमारे किशनगंज सीमांचल की। कौन सी चीज को बताऊं सर, हर चीजों को बोलने में हमें शर्मिंदगी आती है। सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ, हर चीज में पिछड़ा हुआ जोड़िए तो वो आपका किशनगंज आता है। क्या हमारे नौजवानों को, क्या हमारे आने वाले नस्लों के लिए हम कुछ बेहतर नहीं करना चाहते हैं? हम आने वाले नस्लों को क्या जवाब देंगे कि हमने इन बेईमान पार्टियों के लिए हमेशा झंडा धोया है? आज देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय सदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी अभी फिलहाल कुछ बोल रहे थे कि केरल में मुस्लिम लीग एक मजबूत अपनी वजूद बनाया है। यकीनन एमआईएम पार्टी कभी सरकार नहीं बना सकती है सर, लेकिन अपनी वजूद बना सकती है। अगर अपनी हम वजूद बना कर लेते हैं तो राहुल गांधी को जब केरल में जाकर के, वायनाड में जाकर इलेक्शन लड़ना पड़ता है, मुस्लिम लीग से गठबंधन करना पड़ता है, एक दिन एमआईएम से भी उनको गठबंधन करने पे मजबूर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से सीमांचल से 20 से 25 सीट अगर बिहार विधानसभा में जिता करके भेज देते हैं तो सरकार चाहे जिन पार्टी का भी बने वो हमारे बगैर नहीं बन सकता है। हम वो ताकत पैदा करना चाहते हैं सर, एक अलग सियासत की आगाज करना चाहते हैं, एक अलग सियासी ताकत पैदा करना चाहते हैं हम लोग, इसलिए एमआईएम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। यकीनन एमआईएम पार्टी कभी सरकार नहीं बना सकती है सर, लेकिन हम एक अलग ताकत पैदा जरूर कर सकते हैं। जब हम अपनी ताकत पैदा कर देंगे तो बड़ी बड़ी पार्टियों को हमारे घुटनों पे आके झुकना पड़ेगा। सरकार आप नहीं बना सकते हैं, फिर उसके बाद जब आप विधायक बनेंगे, सांसद जब आपके बन जाएंगे तो उसके बाद फिर जब जनता कामों के लिए जाएंगे, आपके वादे याद दिलाएंगे तो फिर आप और रोना रोएंगे कि हमारी तो सरकार ही नहीं रही, हम आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। जिसको काम कराने वाले तो सर किसी भी पार्टी की सरकार हो, काम तो करा ही लेते हैं। वो उस बंदे की क्रिएटिविटी की बात होती है, उसके अंदर कितना दम है काम कराने की, कितनी सलाहियत है, वो उस बंदे पर डिपेंड करता है। आज हमारी पार्टी की कोई वजूद नहीं है, लेकिन हम लोग जहाँ जाते हैं अपने काम कराते हैं, चाहे किसी भी विभाग में हो, मजबूती से काम कराते हैं। हम जैसे छोटे अदना सा कार्यकर्ताओं की बातों को सुनना पड़ता है, करना पड़ता है सर, ऐसी बात नहीं है। तो आखिर में अंतिम में आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, जो कि काफ़ी लंबा हो रहा है और हम चाहेंगे इसे आप आखिरी अपने मुकाम तक पहुंचाया जाए। सामने 2024 है और जनता आपको देख रही है। असद इकबाल क्या कहना चाहेगा 2024 के लिए? क्या पता कल हमारी सांसें चले ना चले, हम लोगों के पास रहे ना रहे, चूँकि एक पल में क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता है। तो असद इकबाल क्या कहना चाहेगा जनता से 2024 को लेकर? मैं चाहूँगा एक अपील आपकी तरफ से हो जाए। मैं आप तमाम किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, दिल की गहराई से गुजारिश कर रहा हूँ, आजीजा इनकसारी अंदाज में गुजारिश कर रहा हूँ कि आने वाली नस्लों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप लोग अपना वोट इस बार जनाब अख्तर अली मान साहब के हवाले दीजिए, उनको जिताकर पार्लियामेंट जरूर भेजिए। क्योंकि बाकी पार्टियों ने हम सबको देखा है, किसने हमें क्या किया है, किसने हमारे साथ क्या सलूक किया है, सबको देख लिया। एक बार जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर भरोसा करके देखिए, जनाब अख्तर अली मान साहब को एक बार पार्लियामेंट भेजिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जाएंगे तो किशनगंज के लिए कुछ बेहतर करने का काम करेंगे। इसलिए जितने भी मेरे इंटेलेक्चुअल साथी हैं, मेरे जितने भी दानिशमंद हजरात मुझे देख रहे हैं, और मेरे खास करके नौजवान साथियों से
इसलिए कहते हैं कि अक्सर उलुल अज़्म और दानिशमंद जब कुछ करने पे आते हैं, समंदर पाटते हैं और कोह से दरिया बहाते हैं। अगर नौजवान साथी अगर हमारा चाले, क्योंकि हमारे यहाँ के जो वोटरों का भी बहुत ज़्यादा तादाद हमारे नौजवान साथियों का है, यकीनन हम सबको सोचना पड़ेगा। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की बेहतरी के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ की पसमानदगी को दूर करने के लिए, यहाँ की बेबसी और लाचारी को ख़त्म करने के लिए हम सभी को मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस बार भूल जाइए कि कौन पार्टियां किधर है, कौन गठबंधन क्या बना रही है, कौन इंडिया है, कौन एनडीए है, सब भूल जाइए। इस बार अपना एक एक कीमती वोट को जनाब अख्तरुल ईमान साहब के झोली में डाल दीजिए। उसको एक बार एमपी बना करके लोग पार्लियामेंट जरूर भेजिए। और मुझे भरपूर यकीन है इंशाल्लाह जब वो पार्लियामेंट में जाएगा, किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की बदहाली, यहाँ के बेबसी लाचारी को मजबूती के साथ पूरे हिंदुस्तान के अवाम को के बीच में उनको रखने का काम करेगा और पार्लियामेंट में बेबागी के साथ शेर के तरह दहाड़ने का काम करेगा और अपनी हक को लाकर जरूर हमारे लोकसभा क्षेत्र की बेहतरी के लिए वहाँ प्लानिंग करने का काम करेगा और कुछ नया होगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे असद इकबाल साहब। विदा लेना चाहेंगे, उससे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को दबा देते और मर्यादित तरीके से वे हम दोनों के बीच जो बातचीत हुई आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दे सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।